हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आगे के कंसेप्ट्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग देखा था, तो चलिए इसमें आगे देखते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी चाहिए सी ए फाइनल से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। हमने सारे सी ए फाइनल के सब्जेक्ट्स को कवर कर रखा है और हम पूरा कोर्स कवर करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे पहला देखते हैं ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। Going private. This refers to situation where a listed company is converted into a private company. बेसिकली ऐसी सिचुएशन जिसमें लिस्टेड कंपनी कन्वर्टेड हो जाएगी किसमें, प्राइवेट कंपनी में, बाय बाइंग बैक ऑल द आउटस्टैंडिंग शेयर फ्रॉम द मार्केट। बेसिकली उसने बाय बैक कर लिए सारे आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट से, और वो क्या बन गई, आपकी जो लिस्टेड कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी बन गई। तो उसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, हमारी गोइंग प्राइवेट हो गई। Izar Group successfully completed the Izar Energy PLC. This listing process from the London Stock Exchange in 2014. बेसिकली इजार ग्रुप है, वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड इजार एनर्जीज डीलिस्टिंग प्रोसेस। बेसिकली क्या था, इजार एनर्जी थी शेयर मार्केट में लिस्ट थी, तो उसने इसको क्या करा दिया, डीलिस्ट करा लिया लंदन स्टॉक एक्सचेंज से। तो ये चीज़ बेसिकली आपकी गोइंग प्राइवेट हो सकती है कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लिस्टेड कंपनी अपने आप को प्राइवेट में कन्वर्ट कर लेती है, मतलब वो बोल देगी कि मेरे को डीलिस्ट कर दो, मैं शेयर मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहती। तो गोइंग प्राइवेट है, ओनरशिप रिस्ट्रक्चरिंग है। गोइंग प्राइवेट है ट्रांजेक्शन और द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन डेट कन्वर्ट ए पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इनटू ए प्राइवेट एंटिटी। बेसिकली एक ट्रांजेक्शन्स है, गोइंग प्राइवेट एक ट्रांजेक्शन्स है जिसके थ्रू बेसिकली कन्वर्ट किया जाता है पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी को प्राइवेट एंटिटी में। लाइक आपकी जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी थी उसको आपने प्राइवेट एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया। वंस ए कंपनी गोज प्राइवेट, एक बार एक कंपनी प्राइवेट हो जाती है, इट्स शेयर होल्डर आर नो लॉन्गर एबल टू ट्रेड देयर स्टॉक्स इन द ओपन मार्केट। एक बार जो कंपनी है प्राइवेट हो गई, तो उसके शेयर होल्डर जो उसके स्टॉक्स हैं उनको ट्रेड नहीं कर पाते ओपन मार्केट में। तो वो चीज़ क्या है आपकी, वो बेसिकली गोइंग प्राइवेट है। A company typically goes private when its stakeholder decide that there are no longer significant benefit to be gained as a public company. So a company basically typically जब उसको प्राइवेट माना जाएगा, सो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली अराइज होता है तब जब एक कंपनी की मैनेजमेंट बाय करना चाहती है, बाय आउट करना चाहती है पब्लिक शेयर होल्डर से, और बेसिकली जो कंपनी को प्राइवेट लेके चलना चाहती है, और या फिर कंपनी या उसके इंडिविजुअल टेंडर ऑफर टू बाय द मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टॉक। बेसिकली ऑफर देते हैं कंपनी के सारे स्टॉक्स को बाय करने के लिए। गोइंग प्राइवेट ट्रांजेक्शन जनरली इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट। बेसिकली गोइंग प्राइवेट में क्या होता है, आपकी काफ़ी सारी डेट बन जाती है क्योंकि आपको बाय आउट करने के लिए पैसा भी कहीं से लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है मैनेजमेंट बाय आउट। मैनेजमेंट बाय आउट क्या होता है, अब ये देखते हैं। मैनेजमेंट बाय आउट बेसिकली क्या बोलता है, मैनेजमेंट बाय आउट ये इंडिकेट करता है कि मैनेजमेंट टीम को बाय कर रहे हो आप। लाइक बाय आउट इनिशिएटेड बाय द मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी। बाय आउट किया है किसने, मैनेजमेंट टीम ऑफ द कंपनी ने, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ने मिलकर खरीद लिया। इन दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन कंपनी इज बोट बाय द ओन मैनेजमेंट टीम। बेसिकली खुद की मैनेजमेंट टीम थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, शेयर होल्डर्स मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे और एम्प्लॉयज़ थे सीईओ लेवल के, उन सब ने मिलकर कंपनी को खरीद लिया। MBO आर कंसिडर्ड एज यूजफुल स्ट्रेटजी फॉर एग्जिस्टिंग दोज डिवीजन दैट डज नॉट परफॉर्म पार्ट ऑफ द कोर बिजनेस। बेसिकली उनके लिए बेटर है, यूजफुल स्ट्रेटजी है उनके लिए जो आपके बेसिकली कोर पार्ट नहीं है बिजनेस का, तो उनके लिए काफ़ी बेटर स्ट्रेटजी है। लेवरेज बायआउट क्या है, एन एक्विजिशन ऑफ द कंपनी और द डिवीजन ऑफ द अनदर कंपनी विच इज़ फाइनेंस एंटायरली और द पार्शली यूजिंग द बोरोड फंड। बेसिकली एक एक्विजिशन ऑफ द कंपनी या डिवीजन ऑफ द दूसरी कंपनी का डिवीजन, या एक्वायर करना है कंपनी को, जो फाइनेंस किया जाता है पूरा का पूरा या पार्शली यूजिंग द बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब आपके जो डेट है, डेट को यूज़ करके आपने खरीद लिया या तो उसको पार्शली फाइनेंस कर दिया या पूरी तरह फाइनेंस कर दिया, तो उसको बोरोड फंड के थ्रू, तो उसको आप बोल सकते हो लेवरेज बाय आउट हो गया है। बेसिकली लेवरेज बाय आउट में क्या होता है, लेवरेज बाय आउट में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जो अपना घर खरीदते हो ना, वो भी एक लेवरेज बाय आउट का एग्जांपल है। कैसे, एक बार देखते हैं इसको, ये कैसे एग्जांपल है। लाइक आप यहाँ पे खरीद रहे हो, आपने अपना घर खरीदा, होम था आपका 50 लाख रुपए का, आपने LBO यूज़ किया, उसमें से आपने क्या किया, 80% तो आपने डेट दे दी और 20% कैश दे दिया।
डेट और कैश। तो ये क्या हो गया आपकी लेवरेज बाय आउट हो गया। ये बोल गया आपका एलबीओ मॉडल, लेवरेज बाय आउट, क्योंकि 80% आपने उसमें डेट दी है और 20% का कैश दे दिया, तो उसको आप बोल रहे हो लेवरेज बाय आउट। ये हर चीज़ में होता है, गाड़ी खरीद रहे हो, होम खरीद रहे हो, जो ईएमआई पे लेते हैं चीज़ें हम, तो एक तरह से लेवरेज बाय आउट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, टारगेट कंपनी नो लॉन्गर रिमेन्स पब्लिक आफ्टर द लेवरेज बाय आउट। बेसिकली जो आपकी टारगेट कंपनी है जिसको आप खरीदना चाहते थे वो पब्लिक नहीं रहेगी लेवरेज बाय आउट के बाद। हैंस अ ट्रांजेक्शन आल्सो नोन एज गोइंग प्राइवेट, और बेसिकली इन ट्रांजेक्शन को भी गोइंग प्राइवेट कह सकते हो, क्योंकि आपने कंपनी को खरीदी, अपने आप रख लिया। डेट इज यूजुअली सिक्योर्ड बाय द एक्वायर्ड फर्म्स फिजिकल एसेट। बेसिकली जो डेट है वो किस तरह सिक्योर की जाएगी, जिस कंपनी को एक्वायर करते हैं ना उसके अगेंस्ट आप डेट ले लोगे, उसके एसेट्स के अगेंस्ट, तो उसको आप लेवरेज बोल सकते हो। लेवरेज जो होता है फिक्स कॉस्ट है। सो इंटेंशन बिहाइंड एलबीओ ट्रांजेक्शन इज टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंटेंशनल क्या है, इंटेंशन क्या है इसकी, टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स। ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाना और वॉल्यूम ऑफ द सेल को बढ़ाना, तो ये बेसिकली इसका मोटिव होता है। इंक्रीजिंग द कैश फ्लो ऑफ द फर्म, कैश फ्लो बढ़ाना एक फर्म का। द एक्स्ट्रा कैश फ्लो जनरेटेड विल बी यूज टू पे द डेट। जो आपका एक्स्ट्रा कैश फ्लो है वो बेसिकली जनरेट किया जाएगा किस चीज़ के लिए, पे बैक करने के लिए डेट में या एलबीओ ट्रांजेक्शन्स में। अगर जब भी आपका कोई एलबीओ हो जाएगा तो जिसमें टारगेट एंटिटी है वो मैनेज की जाएगी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा। आपके एलबीओ के टाइम पे जो टारगेट एंटिटी है वो मैनेज की जाएगी प्राइवेट इन्वेस्टर्स के द्वारा, जो उसके लिए काफ़ी ईजियर होगा एक क्लोज कंट्रोल लेना ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का। ऑपरेशन एक्टिविटीज़ का क्लोज कंट्रोल लेना ईजियर रहेगा। द एल बी ओ डू नॉट स्टे परमानेंट, एल बी ओ परमानेंट नहीं हो सकता। वंस द एल बी ओ इज सक्सेसफुल इन इंक्रीजिंग इट्स प्रॉफिट मार्जिन एंड इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड डेट इज़ पेड बैक। एक बार अगर आपका एल बी ओ सक्सेसफुली इंक्रीज हो गया और आपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज कर लिया, तो इससे आपकी क्या है ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपकी डेट है पेड बैक हो जाएगी। बेसिकली आप इसको गो टू पब्लिक अगेन भी बोल सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने प्राइवेट के थ्रू उस चीज़ को खरीद लिया और आपकी जो एफिशिएंसी है वो बेटर होगी, तो आप दोबारा से पब्लिक में चले जाओगे, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये गो टू पब्लिक स्ट्रेटजी भी है मेरी। तो ये अलग अलग तरह से इस तरह काम करता है। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी बाय आउट, इक्विटी बाय बैक। सो दिस रेफर्स टू सिचुएशन वेयर द कंपनी बाय बैक इट्स ओन शेयर बैक फ्रॉम द मार्केट। सो ये एक बेसिकली ऐसी सिचुएशन है जिसमें कंपनी अपने ही शेयर्स को दोबारा से बाय कर लेगी, तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये है हमारी इक्विटी बाय बैक। लाइक नाम से पता चल रहा है, एक तो आपकी इक्विटी है और आपने क्या किया, इक्विटी के थ्रू अपने जो शेयर्स थे उनको दोबारा से बाय बैक कर लिया, तो वो चीज़ क्या है आपकी इक्विटी बाय बैक एक तरह से हो गई। इसको आगे देखते हैं। इट रिजल्ट इन द रिडक्शन इन द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी। रिजल्ट क्या है इसका, बेसिकली आपकी इक्विटी कैपिटल है कंपनी की, रिड्यूस हो जाती है। स्ट्रेंथ द प्रमोटर्स पोजीशन, आपकी जो प्रमोटर की पोजीशन है वो बढ़ जाएगी बाय इंक्रीजिंग इन स्टेक इन द इक्विटी ऑफ द कंपनी। और जो आपका स्टेक है बेसिकली इक्विटी ऑफ द कंपनी में इंक्रीज हो जाएगा। लाइक आपने खुद के शेयर खरीद लिए, सपोज इसको ऐसे देखते हैं, यहाँ पे कंपनी के पास थे, टोटल शेयर थे 1 लाख, सॉरी 1 लाख आपके शेयर्स थे। 1 लाख थे आपके शेयर्स, उसमें से आपने क्या किया, उसमें से कंपनी के पास थे, पहले पब्लिक के पास देखते हैं, विद पब्लिक 70,000 एंड विद कंपनी 30,000। आपने क्या किया, बाय बैक ओन शेयर्स। सो आपने यहाँ से बाय बैक कर लिए कितने 40,000, खुद के कितने थे 30, टोटल कितने हो गए 70,000। 70,000 शेयर्स ओन्ड बाय कंपनी। सो आपके 70,000 ये थे शेयर्स जो कंपनी ने ओन किए थे, तो ये क्या हो गया आपकी बाय बैक हो गया। तो इक्विटी बाय बैक इस चीज़ को बोल सकते हैं।
सो बायबैक एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपने सरप्लस कैश को यूज़ करती है शेयर्स बाय करने के लिए कंपनी से। लाइक बायबैक में क्या करेगी, जो कंपनी है अपने सरप्लस कैश को यूज़ करेगी बाय करने के लिए शेयर पब्लिक से। बेसिकली अपोजिट होता है ये इनिशियल पब्लिक ऑफर का, ये बेसिकली अपोजिट है आईपीओ का। शेयर्स इशू किए जाएंगे पब्लिक में जाने के लिए पहली बार, और जो शेयर्स हैं वो ऑलरेडी इशू किए गए हैं वो वोट बैक किए जाएंगे पब्लिक से। पब्लिक बेसिकली इसको बाय बैक बोल सकते हैं, और ये ऑब्जर्व किए जाते हैं और एग्जिस्ट होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। ए कंपनी हैज़ इट्स 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। बेसिकली इसके पास 1 करोड़ इसके खुद के आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। देखते हैं इस पर सो कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने थे, 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ शेयर्स थे कंपनी के आउटस्टैंडिंग। और जो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थे तो उसने क्या किया, बाय यूटिलाइजिंग सम पोर्शन ऑफ द कैश सरप्लस अकॉर्डिंगली परचेज द 10 लाख शेयर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। तो कंपनी ने क्या किया, बाय बैक 10 लाख शेयर्स। सो अब हो गए इसके पास 90 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शेयर 90 लाख रुपए रह गए, 90 लाख रह गए सॉरी। और इक्विटी शेयर ने 20 रुपये इस पर पे किए थे, तो टोटल कैश 2 करोड़ था, तो 2 करोड़ के शेयर खरीद ले। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है, प्रोसेस ऑफ बाय बैक है। अब सेवरल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द बाय बैक सम आर फॉलो। कुछ कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं बाय बैक के। सबसे पहले इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स ओन्ड बाय द कंट्रोलिंग शेयर होल्डर। बेसिकली प्रपोर्शन ऑफ द शेयर्स को बढ़ा देता है, जो आपके कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स हैं या खुद के शेयर्स हैं आपके, उनको बढ़ा देगा। जो ईपीएस है आपका, नंबर ऑफ द शेयर रिड्यूस लीडिंग टू द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर स्टेटअप। बेसिकली एक्सक्लेट कर देते हैं नंबर ऑफ द शेयर्स को, जो आपका ईपीएस है उसके हिसाब से आपका भी वही बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके शेयर्स नीचे कम हो गए। शेयर रीपर्चेज ऑल्सो इफेक्ट ए कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In the balance sheet, a share buyback will reduce the company's total asset position, as a cash holding will be reduced and the constantly share equity reduce. Basically share buyback के थ्रू आप क्या करोगे, जो आपकी कैश होल्डिंग है वो भी रिड्यूस हो जाती है, और जो आपकी टोटल एसेट पोजीशन है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, और शेयर होल्डर की इक्विटी रिड्यूस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी साइड में रिडक्शन आएगा सेम अमाउंट में। अमाउंट स्पेंट ऑन द शेयर बायबैक शैल बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जो अमाउंट बेसिकली आपकी स्पेंड की गई है शेयर बायबैक में, वो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में फाइनेंस एक्टिविटी में शो की जाएगी। रेशियोज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इंडिकेटर सच एज आरओए एंड द रिटर्न ऑन द इक्विटी टिपिकली इंप्रूव आफ्टर द शेयर बायबैक। बेसिकली आपकी आरओए या रिटर्न ऑन द इक्विटी इंप्रूव हो जाती है शेयर बायबैक के बाद, और इसी के थ्रू अंडरस्टूड की जाती है बायबैक इफेक्ट के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट कैसे होता है। सो प्रीमियम एंड डिस्काउंट आर टिपिकली अटैच टू द बिजनेस वैल्यूएशन। जो आपके प्रीमियम और डिस्काउंट्स होते हैं वो अटैच होते हैं बिजनेस वैल्यूएशन से, और ये बेस्ड होते हैं अलग अलग सिचुएशंस पे। सो मार्केट शेयर प्रीमियम, कंट्रोलिंग स्टेक प्रीमियम, ब्रांड वैल्यू प्रीमियम, स्मॉल प्लेयर डिस्काउंट। सो आपका जो मार्केट शेयर प्रीमियम है, कंट्रोलिंग स्टेक प्रीमियम है, ब्रांड वैल्यू प्रीमियम है, स्मॉल प्लेयर डिस्काउंट है, अनलिस्टेड कंपनी डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें ऐसे काम करती हैं। बेसिकली इसमें क्या रिक्वायर होता है कि आप वर्कआउट करो काफ़ी सारे पोटेंशियल सिनेरियोज़ को हर मेथडोलॉजी में, और अराइव करो एक पॉसिबिलिटीज़ पे जो आपकी यहाँ पे आ रही है वैल्यूज़ को ड्राइव करने में। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग काफ़ी क्रिटिकल है इसमें, और डाइवर्सिंग करता है एक बिजनेस को। वैल्यूएशन डिपेंड करता है इसका टाइमिंग पे, कि आपकी कितनी टाइमिंग हो रही है उस पर आपका वैल्यूएशन डिपेंड करता है। टाइमिंग ऑफ द सेल इज़ क्रूशियल कीपिंग इन द माइंड इकोनॉमिकल साइकिल। बेसिकली आपकी टाइमिंग ऑफ द सेल से क्रूशियल होती है, आपकी जो इकोनॉमिक साइकिल है उसको दिमाग में लेके चलते हैं लोग, कैसे काम किया जा रहा है। जो स्टॉक मार्केट की सिचुएशंस होती हैं या ग्लोबल सिचुएशंस हैं उनके थ्रू ये काम किया जाता है। इन द टाइम्स लाइक अबव, प्राइस एक्सपेक्टेशन बिटवीन द बायर एंड द सेलर वुड, जो आपकी प्राइस एक्सपेक्टेशन होंगी बायर और सेलर के बीच में वो वेरी करेंगी। और जो बेसिस है एमएनए का, एक्सपेक्टेशन होती है काफ़ी फ्यूचर बेनिफिट्स की, और जो सिनर्जीज के थ्रू काम करती है। आपकी जो बेसिक्स है एमएनए का और एक्सपेक्टेशन है अलग अलग फ्यूचर बेनिफिट की, और राइज होती है सिनर्जीज के बीच में बिजनेस के थ्रू। और जो रिस्क इन्वॉल्व होता है रियलाइजिंग करने में सिनर्जी वैल्यू, वो भी हम देखते हैं। बेसिकली ये किस लिए हो सकता है, ड्यू टू द कॉर्पोरेट मार्केट, इकोनॉमिक रीजन एंड द रॉन्ग एस्टिमेशन। इन सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ट्राई करना है, वर्कआउट करना वैल्यूएशन को काफ़ी अलग अलग चीज़ों से और पॉसिबल होता है। ट्राई एंड सी विच मेथोलॉजी इज टेकन एंड विच आर रिजेक्टेड। सो और ये भी देखना बेसिकली मुश्किल होता है कौन सी मेथोलॉजी हम देखेंगे और कौन सी रिजेक्टेड होगी और कौन सी डिराइव करेगी रेंज ऑफ द वैल्यूज़ को और ट्रांजेक्शन्स को। मेथड लाइक नेट एसेट वैल्यू और द पास्ट अर्निंग बेस्ड मेथड ये प्रूव करते हैं इन एडवोकेट इन केसेस में कि आपका ग्रो कैसे हो रहा है बिजनेस और कैसे इंटेंजिबल एसेट्स को काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें देखते हैं कि आगे कैसे काम करते हैं चीज़ें। केस स्टडी कैसे काम करती है। रैशनल फॉर द M&A एंड वैल्यूएशन, लार्जेस्ट कस्टमर बेस। भारतीय एयरटेल ने लूप मोबाइल को खरीदा 700 करोड़ में। अरे यार ये केस स्टडी बेसिकली ऐसे ही थी, देखो देखते हैं। इन द February 2014 भारती एयरटेल is a leading global communication telecommunication provider with operation in 20 countries across the Asia and Africa has announced to buy the Mumbai based Loop Mobile। बेसिकली भारतीय एयरटेल ने मुंबई बेस्ड लूप मोबाइल को खरीदने के लिए बोला। The although the price was not stated, it understood to be in the region of the around 700 करोड़। सो बेसिकली आपके जो प्राइस उसमें बताया नहीं गया था, लेकिन आपका जो अराउंड 700 करोड़ के करीब था ये। Merger acquisition failures, there are the 5 principal steps in the successful M&A program। सो 5 प्रिंसिपल स्टेप्स होते हैं बेसिकली एक सक्सेसफुल M&A प्रोग्राम में। मैनेज द प्री एक्विजिशन फेज़, जो आपका प्री एक्वायरिंग फेज़ है, लाइक आप उसके कंपनी को खरीदना चाहते हो तो आपने उन सारी चीज़ों को मैनेज किया है। स्क्रीन कैंडिडेट्स, उसी के बेसिस पे आपने कैंडिडेट्स को देखा है। एलिमिनेट्स दोज हु डोंट मीट द क्राइटेरिया, आपने उन चीज़ों को हटा दिया जिसकी वजह से आपका क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। उसके बाद नेगोशिएट किया, फिर आपने पोस्ट मर्जर किया, लाइक आपने खरीदने के टाइम पे खरीदा एक कंपनी को, उसके बाद उसमें जो आइडेंटिफिकेशन चेंजेस करना चाहते थे वो सारी चीज़ें की। ड्यूरिंग द प्री एक्विजिशन फेज, प्री एक्विजिशन फेज के टाइम पे एक्वायरर शुड मेंटेन द सीक्रेसी अबाउट इट्स इंटेंशन। बेसिकली प्री एक्विजिशन फेज के टाइम पे जो एक्वायरर है सीक्रेसी मेंटेन करता है अपनी इंटेंशंस के बारे में। जो रिजल्टिंग प्राइस होता है वो इंक्रीज होता है रूमर्स के कारण, जो एक डील को ख़त्म कर सकता है। एकेडमिक स्टडीज इंडिकेट दैट द सक्सेस इन क्रिएटिंग द वैल्यू थ्रू द एक्विजिशन इन कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बेसिकली एकेडमिक स्टडीज ये भी इंडिकेट करती है कि सक्सेस क्रिएट करना, मतलब सक्सेस होना एक क्रिएट वैल्यू के थ्रू एक्विजिशन के टाइम पे काफ़ी डिफ़िकल्ट है, और ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको काफ़ी टाइम के साथ देखनी पड़ती है। रीज़न क्या हो सकते हैं मर्जर के फेलियर होने के। सबसे पहले एक्वायरर जो जनरली ओवर पे, एक्वायर जो खरीदना चाहते हैं उन लोगों ने ज़्यादा पैसा पे कर दिया। वैल्यू ऑफ द सिनर्जी इज़ ओवर एस्टिमेटेड, आपकी सिनर्जी की वैल्यू ज़्यादा एस्टिमेटेड है। लाइक आपकी आप सिनर्जी थी आपकी 100 करोड़ की वैल्यू, आप उसको बता रहे हो 500। पुअर पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन, बेसिकली आपकी जो पोस्ट मर्जर इंटीग्रेशन है वो काफ़ी कम है। साइकोलॉजिकल बैरियर, जो आपके बैरियर्स है साइकोलॉजिकल्स के रिगार्डिंग, लाइक आप ये मानते थे कि हाँ ये कंपनी अच्छी है लेकिन वो अच्छी नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी पुअर है। Companies often merge in the fear that the bigger competitors have the economy of scales and may bestow them by exercising a standoff on the raw material supply। कंपनी बेसिकली इस फेयर में भी रहती है, कंपनी इस फेयर में भी रहती है कि जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, बिगर कॉम्पिटिटर्स जिनके पास इकोनॉमी ऑफ द स्केल है, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हमें और एक्सरसाइज कर सकते हैं एक्सचेंज कंट्रोल किस पे, रॉ मटेरियल सप्लाई पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे। ये बेसिकली रियलाइज़ भी नहीं कर सकते ड्रॉबैक ऑफ द बड़ा बनने की, जो उनकी ड्रॉबैक है उसको रियलाइज़ भी नहीं कर सकते। जो एक्वायरिंग कंपनी है उसके एग्जीक्यूटिव बेसिकली ये करते हैं कि जो इलोबेटर जो प्लान्स है उनको ड्रॉप किया जाए टारगेटिंग के लिए, और जो कंसल्टिंग एक्टिविटीज़ से एग्जीक्यूटिव से उनसे किए भी ना। सो काफ़ी सारी कंपनी इस होप के साथ मर्ज होती है कि जो बेनिफिट है सिनर्जीज को रियलाइज़ होंगे। जो सिनर्जी हैं वो बेसिकली मर्ज होने के बाद मिलती हैं, और जो एंटिटी एक मैनेज करती है बेटर तरीके से, और एक्विजिशन उसके बाद मैनेज किया जाता है। अगर आप ये देखोगे आगे चल के कि जो क्वालिटी है टॉप मैनेजमेंट की, या डिटरमाइन करोगे सक्सेस ऑफ द मर्जर, तो एग्जीक्यूटिव बेसिकली एक्वायर करेंगे कंपनी को और लूज़ भी कर देंगे अपना इंटरेस्ट कंपनी टारगेट कंपनी में, इस स्मॉलनेस, इस छोटेपन की वजह से। द स्मॉल कंपनी एग्जीक्यूटिव गेट बोक डाउन रिपेइंग द विजन एंड द मिशन स्टेटमेंट, बजट फोरकास्ट एंड द अनहेरिड। बेसिकली स्मॉल कंपनी के एग्जीक्यूटिव इस चीज़ में बैक डाउन हो जाते हैं कि आप जो विजन और मिशन स्टेटमेंट्स बना रहे हो, बजट बना रहे हो, फोरकास्टेड बना रहे हो, या प्रॉफिट्स को प्लान आउट कर रहे हो,
तो बेसिकली किस हिसाब से हैं, जो इलेबोरेटनेस होती है कंट्रोल सिस्टम्स के, वो डिपेंड करती है साइज़ और कल्चर ऑफ द कंपनी के। अगर एक मर्जर को सक्सेसफुल बनाना है तो डिसाइड करना पड़ेगा कौन से टास्क हमें अकम्प्लिश करने पड़ते हैं पोस्ट मर्जर पीरियड में। एक मेजर चूज़ करना पड़ेगा काफ़ी दोनों कंपनीज से, और एक परफॉर्मेंस यास्टिक बनाने पड़ेंगे और इवेलुएट करना पड़ेगा मेजर्स को इन यास्टिक्स पे, फिर उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। एक्विजिशन थ्रू द शेयर्स के थ्रू एक्विजिशन कैसे हो सकता है? Acquirer can pay the target company in the cash or the exchange share in the consideration. बेसिकली एक्वायर कंपनी को दोनों चीज़ों में पे कर सकते हैं, कैश में करें या शेयर्स में करें। जो एनालिसिस होगा एक्विजिशन का वो बेसिकली डिफरेंट होता है, स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एनालिसिस में। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द एक्वायर इक्विटी, सबसे पहले एक्वायर की इक्विटी देखी जाती है, उसके बाद वैल्यू ऑफ द टारगेट कंपनी देखी जाती है कि मतलब आपकी टारगेट कंपनी की इक्विटी कितनी है। बैक से नंबर ऑफ द शेयर्स देखे जाएंगे जो एक्सचेंज किए जाएंगे कंपनी के साथ, और कंपनी के शेयर्स के हिसाब से एनालिसिस किया जाएगा पेसिमेटिक और ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियोज के हिसाब से। So exchange ratio basically number of the acquiring firms share exchange for the each share of the selling firm stock. Exchange ratio basically वही है कि number of the acquiring firm share, basically आपने acquire कर लिया फर्म के शेयर्स को, जो exchange कर रहे हो आप हर शेयर के लिए, और सेल कर रहे हो फर्म के स्टॉक को। जो कंपनी ए है वो ट्राई टू एक्वायर करती है कंपनी बी को 1000 शेयर्स पे और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस हिसाब से आपकी हो जाती है 2,30,00,000। जो कंपनी ए एस्टिमेट करती है वैल्यू को 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और अगर वो 1 शेयर ऑफ द कंपनी बी लेती है और ए के साथ एक्सचेंज किया जाएगा उसको, तो 1,15,000 बेसिकली वो हो जाएगा। जो रिलेटिव मेरिट्स होते हैं एक्विजिशन की कैश और शेयर्स के हिसाब से, वो एनालाइज की जाती है अपनी कंसिडरेशन के हिसाब से, और इम्पैक्ट किया जाता है ईपीएस पे। सो जो शेयर्स हैं आपके इशूड किए गए हैं पेमेंट करने के टाइम पे, या सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर इशू कर रहे हैं, तो मर्जर को देखेंगे डिसाइडेबल। अगर आपकी वैल्यू ऑफ द शेयर हायर है मर्जर से विदाउट द मर्जर, तो नंबर ऑफ द शेयर्स आपके बाइंग कंपनी के इशू किए जाएंगे एक्वायरिंग के टाइम पे, और जो सेलिंग कंपनी डिटरमाइन करेगी उसी के हिसाब से। जो एक्वायरिंग कंपनी है आपकी वो कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यू पर शेयर को विद और विदाउट मर्जर। अगर सेलिंग कंपनी ये कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा है वैल्यू ऑफ शेयर की, तो वो बेसिकली एक्वायरिंग कंपनी से मर्जर के टाइम पे एक्वायर कर लेगी। जो मैनेजमेंट होती है एक्वायरिंग कंपनी की और सेलिंग कंपनी को नेगोशिएट करते हैं फाइनल टर्म्स को जो मर्जर के हो रहे हैं, और जो अल्टीमेट टर्म्स होते हैं मर्जर के वो रिफ्लेक्ट करते हैं बार्गेनिंग पोजीशन को दो कंपनीज के। और जो बेसिकली एक्वायरिंग कंपनी है उसके शेयर्स और एक्वायरिंग कंपनी के शेयर, उसके लिए पे किया जाएगा आपको, मस्ट पे टू द सेलिंग कंपनी, वो सेलिंग कंपनी को शेयर पे करेंगे। और जो आपके शेयर होल्डर एक्वायरिंग कंपनी के, अगर आपके शेयर होल्डर सेलिंग कंपनी के उससे कम है, तो फॉर द मर्जर टू इफेक्टेड, उसके लिए मर्जर आपका इफेक्टेड होगा। और जो शेयर्स हैं आपके बोथ बाइंग और सेलिंग कंपनी दोनों के, वो एंटिसिपेटेड करेंगे कुछ बेनिफिट्स को मर्जर से जो हो रहे हैं, और उसी के थ्रू आपकी स्वैप शेयर डील होगी। इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस अर्निंग रेशो क्या इम्पैक्ट होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज अ प्राइस अर्निंग रेशो। बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी को चेंज करना है, क्या है? प्राइस अर्निंग रेशो है। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी कॉन्स्टेंटली द पी रेशो रिफ्लेक्ट द रिस्क एज परसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स। बेसिकली जो आपकी कॉस्ट ऑफ द इक्विटी हमें बताई जा रही है, जो पी रेशो है आपका रिस्क को रिफ्लेक्ट करती है जो शेयर होल्डर्स फेस कर रहे हैं। रिस्क ऑफ द मर्जर एंटिटी एंड द कंबाइंग द बिजनेस कैन बी डिफरेंट। बेसिकली रिस्क ऑफ मर्जिंग द एंटिटी और कंबाइन बिजनेस एक डिफरेंस हो सकता है। जो कंबाइन पी रेशो है वो वेल डिफाइन होती है मर्जिंग एंटिटीज़ के साथ। जो मार्केट वैल्यू होता है बिजनेस को एक्सपेक्ट की जाती है प्रोडक्ट अर्निंग कैपेसिटीज़ के हिसाब से, पी रेशो के हिसाब से। और अगर आपकी हायर पी रेशो होगी उसमें हाई वैल्यू ऑफ द बिजनेस होगी, बेसिकली अगर कोई सिनर्जी नहीं है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखती है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखते हैं आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।